मित्रों नमस्कार। आज जो देश का किसान है, मतलब हम जब भी बात करते हैं देश के किसान की तो गरीब किसान की बात करते हैं। तो देश में 14.5 करोड़ किसान हैं और हर किसान को कोई ना कोई समस्या है और जो समस्या है उसके निदान के लिए फिर उसको बाज़ार जाना पड़ता है। किसी को फसल कम बढ़ रही है, उसकी समस्या है, तो उसके लिए बाज़ार क्या कहता है कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना है। फसल में कोई कीड़ा लग जाता है तो उसके लिए निदान के लिए जब बाज़ार जाता है तो उसको कई प्रकार के इंसेक्टिसाइड बता दिए जाते हैं। फसल में बीमारी लगती है तो फिर उसको फंजीसाइड बता दिए जाते हैं। फसल में खरपतवार बहुत हो गए हैं तो इसके लिए बीडीसाइड बता दिया जाता है। तो मित्र, मेरी बात जितने भी देश के किसान सुनते हैं, मुझको फॉलो करते हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ। मैंने एक मुहिम चलाई है कि देश के 14.5 करोड़ किसानों को और देश की 14.5 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन को हमें ठीक करना, ये हमारा एम है। किसी भी किसान के चेहरे पर दुख का भाव ना हो। और ये जो बात है कि किसान हंसे मुस्कुराए, और जैसे आज के 70 साल पहले एक नारा था, उन्नत खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कृषि है वो उन्नत व्यवसाय था, उन्नत व्यवसाय। और उन्नत व्यवसाय तब था जब हम इसको व्यवसाय मानते ही नहीं थे। तब हमारा देश खेती में उन्नत, मतलब इसको उन्नत व्यवसाय का दर्जा प्राप्त था। और आप अगर अपने पूर्वजों से पूछेंगे तो एक ज़माना था कि किसी व्यक्ति ने हाई स्कूल इंटर पास कर लिया, बीए पास कर लिया, तो उसको नौकरी का ऑफर लेटर आ जाता था और साहब वो नौकरी ठुकरा देते थे लोग कि मुझे नौकरी नहीं करनी, क्योंकि किसान राजा हुआ करता था। आज हालात बदल गए और वो हालात हमें फिर से ठीक करने हैं, क्योंकि इस भूमंडल पर मनुष्य का जो जीवन है वो निरंतर चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म होने वाला है, वो निरंतर चलना है। अब इस मनुष्य की मानव सभ्यता को निरंतर बनाए रखने के लिए हमें इस प्रकृति के परिवेश को निरंतर अच्छा बनाए रखने का प्रयास करना है। मैंने अपने इस खेत की आपको कई बार वीडियो बना के डाली हैं और आज मैं फिर खड़ा हूँ। ये 6 एकड़ का फार्म है। इस साल मैंने प्लांटेशन किया, यानी कि इसमें बगीचा भी लगाया है। आम के पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं, नींबू के पेड़ हैं, आंवले के पेड़ हैं। तो ये मानिए कि करीब करीब 200 पेड़ मैंने इस 6 एकड़ ज़मीन में लगाया, प्रॉपर डिस्टेंस पर लगाया। इसी खेत की मैंने वीडियो बनाई थी कि 2 बार मैंने इस खेत में घास को पलटा है। मतलब जुलाई में मैंने घास को उग जाने दिया था। और इस खेत में मैं पिछले 9 सालों से कोई भी यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड, किसी भी प्रकार का कोई रसायन नहीं डाल रहा। मेरे इस खेत में ना तो हमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, ना हमको पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ती है। पानी गेहूं में लगाता हूं, जैसे ये मैंने करीब 2 एकड़ में गेहूं बोया है, उधर 2 एकड़ में चना है और आधा एकड़ में मटर है, और ऐसे मेरा पूरा एरिया है। तो मैं एक चीज़ कहता हूं कि आज के युग में जब हम रासायनिक उर्वरकों का और पेस्टिसाइड का, कृषि यंत्रों का, मैकेनाइजेशन का, बहुत सारा टेक्निक का प्रयोग करके किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिए। आप सबको पता है कि देश में आज हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष किसान आत्महत्या करते हैं, खेती में घाटा हो जाने के कारण। जब मैं बात बता रहा हूँ, जब उन्नत खेती मध्यम बान, उस ज़माने में क्या था
आप 60 साल पहले एक भी न्यूज़पेपर में ऐसा आपको वाक़या नहीं मिलेगा कि किसान ने खेती में घाटा हो जाने के कारण आत्महत्या की। लेकिन आज करते हैं, बहुत सारी टेक्निक हैं, बहुत सारे अनुदान हैं, बहुत सारी योजनाएं, उसके बावजूद भी। तो खेती, हकीकत क्या है कि खेती जो शब्द है ना, वो खेती हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द है, जिसमें हम लोगों ने सोचा था, हमारे वेदों में भी वर्णन है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मित्र, आज पूरे देश में एग्रीकल्चर टेक्निक की बहुत बातें होती हैं, लेकिन एक सिंगल आवाज़, दमदारी की आवाज़ इस बात पर नहीं आती है कि हम अपनी धरती माता, जिस धरती माता में मैं खेती करता हूँ, उस धरती माता की उर्वरता को कैसे ठीक करें। इस विषय पर कोई बोलने को तैयार नहीं। ये जिस धरती माता में मैं खड़ा हूँ, इसमें ह्यूमस कितना होना चाहिए। ह्यूमस तो आज के 50 साल पहले ख़त्म हो चुका। तो ह्यूमस की जगह जब ह्यूमस ख़त्म हो गया, तो मैं मिट्टी की जांच में जीवांश कार्बन की बात करने लगा। और आज जीवांश कार्बन की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर बताऊँ कि कार्बन बचा, जीवांश भी ख़त्म हो गया। क्योंकि जब ज़मीन में केंचुआ मर गया, दीमक मर गई, नाना प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए, और इसका सबूत ये है कि हमारी कृषि तकनीकियाँ नाना प्रकार के नाइट्रोजन घोलक, जिंक घोलक, पोटास घोलक, फास्फेट घोलक, कंसोर्सिया लिए घूम रहे हैं। तो वो बयां करता है कि सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नष्ट हो चुके हैं। अब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु जमीन के नष्ट हुए, तो जीवांश कहाँ से आया। जीवांश तो तब होगा जब जिंदा जीव होंगे, तो मरेंगे तब जीवांश होगा। तो जिंदा जीव तो है नहीं, इसलिए जीवांश का कोई मतलब नहीं। हो सकता है रेयर, छोटी मोटी मात्रा में। अब रही बात कार्बन की, तो कार्बन भी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। मिट्टी की जांच में देश में एवरेज, जो आज की तारीख में एवरेज कार्बन की मात्रा है, वो 0.3% है, जबकि 1% से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि एक साजिश के तहत ये बात किसानों को नहीं परोसी जा रही है कि आप अपनी ज़मीन में कार्बन कैसे बढ़ाएं, जीवांश कैसे बढ़ाएं, जिंदा जीवों की स्थापना कैसे करें। क्योंकि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। इस धरती का वैभव अगर अमर रहेगा तो इंसानियत, मनुष्य का वैभव अमर रहेगा। लेकिन जब इस धरती का वैभव ख़त्म हो जाता है, तो फिर मनुष्य के पास कोई टेक्निक नहीं है कि उसका वैभव अमर रहे। तो मैं अपने मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि जो मेरे विचार हैं, जो मेरे विषय हैं, अगर अच्छे लगे, क्योंकि एक ही मुद्दा है आज की तारीख में। फिर बताऊँ, खेती में सोशल मीडिया में बहुत सारी वीडियो आपको ऐसे मिलेंगी कि वो करोड़पति बन गए, वो लखपति बन गए, उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने ड्रोन खरीद लिया, उन्होंने पॉली हाउस लगा लिया, और तरक्की की ओर जाने के लिए पॉली हाउस ज़रूरत है, तरक्की की ओर जाने के लिए हाइब्रिड बीजों की ज़रूरत है, तरक्की की ओर जाने के लिए ये ज़रूरी है। वो सब खुशहाली की ओर रास्ते नहीं ले जाएंगे, वो हमें सब बदहाल बनाने के लिए। हाँ, मैं 14 करोड़ किसानों की बात करता हूँ। अगर किसी एक किसान ने कुछ जगलरी करके कुछ प्राप्त कर लिया, तो बात उसकी नहीं है। बात तो देश के 14.5 करोड़ किसानों की है। और 14.5 करोड़ किसानों की स्थिति तभी ठीक हो सकती है जब उनकी ये धरती ठीक होगी। तो हमें सारी एनर्जी डालनी है कि हमारी सॉइल की वैल्यू कैसे इम्प्रूव हो, क्योंकि इसके बारे में, धरती के बारे में कहा गया है, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दूँ। जब ये भाव है ना, तो फिर धरती भी कहती है, अगर तुम्हारा भाव ऐसा है कि हमारे लिए तन मन धन सब कुछ समर्पित करने वाले हो, तो मैं आपको वचन देती हूँ, माँ का वचन है कि मैं तुमको कभी निराश नहीं करूँगी। लेकिन आज की तारीख में क्या है, आज धरती की तो कोई बात ही नहीं करता। बात सीधे सीधे आती है सीड की, फर्टिलाइज़र की, पेस्टिसाइड की, आधुनिक कृषि यंत्रों की, इरिगेशन की।
इस धरती की बात नहीं करते हम। अब इस धरती को सजाना, इस धरती को सजाने के लिए मैं निरंतर 2-3 बात करता हूँ। आप ये देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आज के 13 साल पहले मैंने प्लांटेशन किया खेत के चारों तरफ। बिना प्लांटेशन के धरती की 10-15% हिस्से को अगर मैं वृक्षों से नहीं सजाऊंगा तो धरती के वैभव को ठीक नहीं कर सकता। तो नंबर 1 चीज़ तो ये है कि हमारी ज़मीन के खेतों की मेड़ों पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ होने चाहिए, और मेरा जी अभी भर नहीं रहा है। आप ये देख सकते हैं, इस साल मैंने लाइन से फिर ये वृक्षारोपण किया है और फिर मैंने बागवानी तो लगाई दी है। तो पेड़ जो है ना, वृक्ष बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जैसे सॉइल में बेनिफिशियल माइक्रोब्स आएंगे, मैंने पेस्टिसाइड डालने बंद कर दिए, तो फिर जो सॉइल में जो नेगेटिव पैथोजन जो फसलों में बीमारियां फैलाते हैं, वो फसलों में सॉइल बोर्ड डिजीज लगनी बंद हो जाती हैं। अब मेरे इस पूरे खेत में 8 एकड़ की ज़मीन में मेरे यहाँ अभी देखिए चना बोया है, मटर बोया, लेकिन इल्ली नहीं आएगी यहाँ पर। इल्ली इसलिए नहीं आएगी कि मेरे इस चारों तरफ कम से कम सैकड़ों चिड़ियाँ, 15-20 प्रकार की चिड़ियाँ यहाँ पर रहती हैं, तो वो इल्ली जब आती है तो वो खा जाती है। रही बात खरपतवार की, आज के ठीक 40-50 साल पहले हर किसान के पास पशुपालन तो था, और मान लो चने में, मटर में, गेहूं में, किसी भी फसल में उसको वीड्स नज़र आते हैं, तो क्या करता था वो 15-20 दिन का एक अभियान चलता था और वो खरपतवार रोजाना उखाड़ता था और झोली में भर के लाता था, गट्ठर बना करके, और कुट्टी मशीन से काट के पशुओं को खिला देता था। तो ये जो खरपतवार है 15-20-25 दिन तक फसलों का भोजन बनते थे और दूध बढ़ता था और गोबर लौट के फिर इस खेत में आ जाता था। तो कृषि संस्कृति का जो एक सिस्टम है ना, अगर उस सिस्टम को मैं फॉलो करता हूँ कि खेती के साथ बागवानी, खेती के साथ पशुपालन, और जैसे आज की तारीख में पराली के बारे में बड़ा चिंतन मंथन हो रहा है कि पराली जलाने से पॉल्यूशन होता है, तो फसलों के अवशेष से जैविक खाद बनाना, कंपोस्टिंग करना और खेत को रिटर्न करना। इस संसार में गिव एंड टेक का सिस्टम है। अगर मैं कुछ दूंगा नहीं तो हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरा जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस है प्रकृति के पास, जब उस बैंक बैलेंस को मैं लूटने लगता हूँ, उसमें कुछ डालता नहीं हूँ, तो धीरे धीरे वो खजाना खाली होने लगता है। तो ये जो प्रकृति है ना, इंटायर जो नेचर है, कहते हैं प्रकृति ही भगवान है, प्रकृति की व्यवस्था में ही भगवान है, या ये इंटायर जो व्यवस्था है वो भगवान की ही है। तो धरती की पूजा, पेड़ की पूजा, पानी की पूजा, सूर्य देवता की पूजा, आकाश की पूजा, क्योंकि इसी परमात्मा ने, इसी भगवान ने चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा, यही धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि ने मुझे बनाया है। दुर्भाग्य से आज दुनिया में जितने भी मजहब के लोग हैं और मजहबों के जो ठेकेदार हैं, उन्होंने पता नहीं कौन से भगवान बना लिए, और मनुष्य भी इतना फितरती है कि वो उस भगवान की पूजा नहीं करना चाहता, उस भगवान को कंसीडर नहीं करना चाहता जिस भगवान ने उसे बनाया, और वो जानता भी है कि छित जल पावक गगन समीरा, इससे मेरा शरीर बना है, इसी से पलता है और मरने के बाद इसी में लीन हो जाना है। तो मेरी फितरत क्या है ना, मैं भगवान, जो उस भगवान को जिसने मुझे बनाया ना, तो मैंने उस पर कंसीडर किया, और ना भगवान की बनाई हुई व्यवस्था को कंसीडर करता हूँ। मेरी फितरत है कि हे भगवान, तेरी बनाई हुई व्यवस्था पर मेरा यकीन नहीं है, ना मेरा यकीन तुझ पर है। मैं तो इस धरती पर अपने स्वयं अपने अनुसार व्यवस्थाएं बनाऊंगा, और भगवान की अगर पूजा भी करनी होगी तो भगवान वो होगा जिसको मैं बनाऊंगा। यानी कि सत्य से मुंह मोड़ लेना। सत्य को जो स्वीकार नहीं करता है वो दर दर की ठोकरें खाता है, और आज की तारीख में किसान दर दर की ठोकर खा रहा है। और ऐसा नहीं है कि किसान ने ये रास्ता अपनाया,
पढ़े लिखे लोगों ने किसान को यहाँ पर ला करके खड़ा किया है। तो मैं बार बार कहता हूँ, अपने कॉमन सेंस का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए और अपनी धरती की पूजा करना शुरू करिए, धरती के वैभव को सजाइए, कल्याण तभी होगा। अन्यथा हम पिछले कई सालों से इंसेक्ट को मार रहे हैं, इंसेक्ट मरे नहीं। पिछले कई सालों से खरपतवार को मार रहे हैं, खरपतवार मरे नहीं। पिछले कई सालों से फसलों में लगने वाले रोगों को नष्ट करने के लिए लगा हूँ, लेकिन रोग नष्ट हुए नहीं। और नष्ट कौन हुआ? जिनको मैं नष्ट नहीं करना चाहता था। मैं ज़मीन को नष्ट नहीं करना चाहता था, ज़मीन की उर्वरता नष्ट हो गई, ज़मीन के नीचे का पानी नष्ट हो गया, ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई। मैं मारता रहा इल्ली, मर गई तितली, मारता रहा महू, मर गई मधुमक्खी, मारता रहा दीमक, मर गया केंचुआ, मर गई चिड़िया, मर गया मेंढक, और मरने की कगार पर पहुंच गया आदमी। तो मनुष्य को अगर जिंदा रहना है, मनुष्य को जीवन में मुस्कुराना है, तो मैं फिर बता दूं, ये प्रकृति रूपी भगवान की पूजा, प्रकृति रूपी भगवान को समझना, प्रकृति रूपी भगवान की सेवा करना, इसको रचाना, बसाना, सजाना, यही मेरा काम है, यही खेती का काम है। और खेती से बड़ा कोई धर्म नहीं है, खेती से बड़ी कोई पूजा नहीं है। और अगर मैं इसको पूजा के हिसाब से इसको मानता हूँ कि यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है, तो फिर समझ लीजिए भगवान किसी को निराश नहीं करता, दुखी नहीं करता। और जब भगवान का भरोसा उठ जाता है हमसे, और मैं ऐरा खैरा नत्थू खैरा बेवकूफ़ों पर भरोसा करना शुरू करता हूँ, तो वो तो जान लीजिए, वो तो आपके साथ बिजनेस करेंगे, आपके साथ ठगी करेंगे। कोई भी व्यावसायिक व्यक्ति, उसको न किसान की चिंता है, न किसान के दर्द की चिंता है, न ज़मीन की चिंता है, न बायोडाइवर्सिटी की चिंता है, उसको अपनी चिंता है। इसलिए किसानों से अनुरोध है कि वो अपनी चिंता करें, क्योंकि उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। उसकी चिंता यदि कर सकता है कोई, तो ये प्रकृति रूपी व्यवस्था कर सकती है, जिसको मैं भगवान कहता हूँ। नमस्कार।